Hello. We have Mr. Ankit Soni with us, who is a fitness and rehab specialist. Fitness is not about you are looking muscular. ये बहुत सारी चीजों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन से बनती है सारी चीजें। तो फिटनेस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ही बेस्ट हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल लेवल, आपका पर्सनल, आपका फैमिली, आपका प्रोफेशनल, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बैलेंस करते हो ना, तब जाके आप रियल हेल्थी हो। ब्रोकली सुना हो मैंने, ये तो अभी मार्केट के अंदर किनोआ, ओट्स, ये सब चीजें नहीं सुनी। दलिया सभी ने सुना हुआ, सत्तू सभी ने सुना हुआ, चना गुड़ सभी ने सुना हुआ, दाल चावल सभी ने सुना हुआ। ये सारी सोर्स इन सब चीजों के, बट लोगों को फैंसी ज्यादा चाहिए, लोगों को ज्यादा शो ऑफ चाहिए। आपको स्लो स्टेडी प्रोसेस में प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है। Hello, and welcome back to the Everything You Should Know podcast, shot at Hopin Cafe, brought to you by Bluetick Studios. And today we have Mr. Ankit Soni with us, who is a fitness and rehab specialist. So, sir, how are you? Fine. कैसा चल रहा है सर? शेड्यूल कैसा चल रहा है? कितना पैक्ड शेड्यूल है अभी? डिपेंड ऑन वर्किंग स्टाइल एंड डिपेंड ऑन नीड। पेशेंट्स की क्या नीड है, लोगों की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग अभी अगर मैं बात करूँ अभी करंट सिनेरियो की, तो काफी पैक्ड है सारा टाइम। तो सर, सबसे पहले लेट्स कवर कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं। एक्चुअली आई एम अ फिटनेस एंड रिहैब स्पेशलिस्ट। फिटनेस की अगर मैं बात करूँ तो आप पर्सनल ट्रेनर और एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, एंड रिहैब स्पेशलिस्ट यानी कि जो स्पेशल पॉपुलेशन कैटेगरी, दैट इज आल्सो कॉल्ड क्लिनिकल पॉपुलेशन कैटेगरी। इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको काफ़ी सारी कंडीशंस लगी हुई हैं डिसीज़ रिलेटेड, हार्ट डिसीजेज है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, बहुत सारे इश्यूज हैं, नी रिप्लेसमेंट हुआ है, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हुए हैं, उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे एक हेल्दी लाइफ के अंदर कन्वर्ट करना, उनकी जो डेली एक्टिविटी, जो फंक्शनलिटी मूवमेंट है, उनको कैसे वापस रीगेन करवाना, ये सारी चीज़ों का नॉलेज मेरे पास है और ये सारी चीज़ें मैंने की हुई है। तो इसका मतलब मोस्टली आप, इसका कोई एज फैक्टर है या फिर यंग ओल्ड्स, लाइक हर तरीके की कैटेगरी को आज एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, और अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि किस तरीके की एक्सरसाइज कब, क्यों, कैसे, कितनी मात्रा में। जैसे मेडिसिन के अंदर होता है, तो जैसे मेडिसिन है सेम इसी वे में एक्सरसाइज आल्सो वर्क एज अ मेडिसिन, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। एंड सर, आपने कैंसर में जैसे स्पेशलाइजेशन करा, Yes. तो वो इन व्हाट सेंस इज दैट? एक्चुअली कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सिर्फ अभी तक एलोपैथी के अंदर मेडिसिन है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक में भी हो सकते हैं, आई हैव नो आइडिया अकॉर्डिंग दैट फील्ड, बट एक एक्सरसाइज थेरेपी आल्सो वर्क एज अ मेडिसिन फॉर कैंसर पेशेंट्स। बट कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत सारी कंडीशंस लगी होती है, क्योंकि उनकी ऑनगोइंग थेरेपी होती है, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी। उस टाइम पर एक्सरसाइजेस एक ट्रेमेंडस, एक मैजिक की तरह काम करती है अगर उन्हें सही तरीके से प्रिस्क्रिप्शन हो जाए। पर वही चीज़ आती है यहाँ पर कि कब कौन सी एक्सरसाइज और क्यों देनी है। कैसे कैंसर कैसे ठीक करेगा एक्सरसाइज? कैंसर के थ्रू क्या होता है एग्जैक्टली, जब हार्मोनल थेरेपी या कीमोथेरेपी चलती हैं तो हमारे सारे सिस्टम को अफेक्ट करती है। कैंसर से बैड सेल को नहीं मारता है थेरेपी, वो गुड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है। जब गुड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, हमारा स्टमक है, एब्डोमेन है, ये सारी चीज़ों पे भी अफेक्ट आता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी चीज़, मैं आपको 2 बार उठने बैठने के लिए बोलूँगा तो आपका हार्ट काम करना चालू कर देगा तेज़ी से। अगर आप मतलब बैठे हुए हैं तो आपका हार्ट की जो पंपिंग, जो बीट्स चल रहे हैं, वो लेटर सपोज 72 बीट्स पर मिनट चल रहा है। बट अगर आप 2 बार उठेंगे बैठेंगे तो वो 72 से बढ़ के कुछ और स्टेज पे पहुंच जाएगा, मतलब हायर स्टेज पे। जब आप अपनी बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर कुछ इस तरीके का मैकेनिकल स्ट्रेस डालते हैं एक प्रॉपर वे में, तो उस जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो उस तरीके की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, वो एडप्ट करते हैं, और इससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ओके। जब स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो होता क्या है कि जैसे कि एक एग्जांपल की हार्ट रेट हमारा, जब हम बाय बर्थ, जब से हम पैदा होने हुए हैं तब से हमारा ये हार्ट सिस्टम चल रहा है टिल डेथ तक। बट इस हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी, अगर हम इसको थोड़ा रिड्यूस कर पाए, जैसे कि 72 बीट्स पर मिनट से 70 बीट्स पर मिनट भी लेके आ पाए,
तो इसकी जो पंपिंग कैपेसिटी, जो मैकेनिकल इस पे लोड पड़ रहा था, वो थोड़ा सा इफेक्टिव हुआ है, उसका वर्किंग लोड कम हुआ है। यस, जो काम 72 बीट्स में कर रहा था वो अब 70 बीट्स पर मिनट में कर रहा है। यस, तो दैट इज द गुड थिंग फॉर द हार्ट। या सो कैंसर पेशेंट, मैं बोलता हूँ कि हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेज एक संजीवनी बूटी की तरह है, बट तो इससे गुड सेल्स का या गुड बनना भी वो स्पीड अप होता है। ओके, एग्जैक्टली। सो कैंसर वाले में मतलब आपके क्या क्या केसेस, अभी क्या केसेस आप हैंडल कर रहे हैं? कैंसर्स में मैंने ब्रेस्ट कैंसर्स को हैंडल किया है, ब्रेन ट्यूमर के कैंसर्स को हैंडल किया है, लिम्फेडेमा पेशेंट्स, जब बॉडी के अंदर से किसी पार्ट को हटाया जाता है तो कई बार लिम्फेडेमा मतलब हाथों और पैरों में या किसी भी बॉडी किसी भी एरिया में काफ़ी स्वेल्ड अप हो जाता है, वहाँ से लिम्फ नोड निकाल लिए जाते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड के जरिए ही सेल्स इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं। सो उन चीज़ों को हटा देते हैं तो उसके बाद ये लिम्फेडेमा जनरेट हो जाता है। तो उस जो फ्लूइड भर गया है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में जनरली आर्म्स के अंदर लिम्फेडेमा जनरेट हो जाता है, तो हाथ काफ़ी सूजन वाले, मतलब पूरे इसमें पूरा स्वेल्ड अप हो जाता है। तो इसको कैसे ट्रेन करना है, इसको कैसे ट्रीट करना है, ये सारे पेशेंट, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स, इवन प्रोस्टेट कैंसर्स ऑल्सो, मतलब सेवरल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आई ट्रीटेड विद एक्सरसाइज थेरेपी। आपको लगता है कि अभी भी कैंसर को लेके हमारा नॉलेज बहुत कम है और अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में? मैं कैंसर की बात नहीं करूँगा, मैं सारी डिसीज की बात करूँगा, क्योंकि इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज द कैपिटल इन डायबिटीज। And why do you think that is? Because काजू कतली। Asian population more prone है ओबेसिटी के, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर है। एक्चुअली जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर क्या करा जाता है कि बच्चा गोलू मोलू हो, जनरल लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो उसको बच्चे को जब तक वो 2 साल का नहीं होता ना, उसे इतना खिलाते पिलाते हैं, ये खिलाया वो खिलाया, तो हमारी बॉडी में क्या 2 साल के अंदर ही काफी सारे फैट सेल्स के एक मैं बोलूँ कंटेनर जनरेट हो जाते हैं, छोटे छोटे मटके बन जाते हैं। वो बड़े, जब बच्चा बड़ा होता है ना, गोलू मोलू बच्चा बिकम्स बड़ा बच्चा, तब वो जब उसकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ इस तरह की लाइफस्टाइल आती है जब, तब वो मटकों में फैट बढ़ना चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो सेंट्रल ओबेसिटी और काफ़ी सारी डिसीजेस के प्रोन हो जाते हैं। बट इसमें मतलब हमारे यहाँ पे जो खाना, जिस तरह का खाना होता है, हम तला हुआ खाते हैं, मिर्च मसाला खाते हैं, तो वो रीज़न नहीं है जिस डाइट इज ऑल्सो अ रीज़न, क्योंकि बट वो तो भाई बात का ना, ओरिजिनली तो घी और वो सब होता है हाँ, ना, which is good। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर ऑयल, हर चीज़ जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। देयर इज नो वर्ड इन दिस फिटनेस फील्ड लाइक गुड एंड बैड वन। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक मैंने बुक पढ़ी हुई थी, गुड कार्ब एंड बैड कार्ब। मुझे नहीं लगता कि गुड कार्ब या बैड कार्ब कुछ होता है। रीज़न बिहाइंड इट, अगर मैं मैराथन करने जा रहा हूँ, मैराथन दौड़ने जा रहा हूँ, जब मैराथन करते हैं तो हम जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, दैट इज गुड कार्ब, वो हम नहीं ले सकते। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, इट विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट, और उसे खाने के बाद मैं मैराथन नहीं कर सकता हूँ लंबे टाइम। तो मुझे क्या चाहिए? इंस्टेंट कार्ब, तो बैड का। सो बैड कार्ब, जैसे लोगों ने बोला है बैड कार्ब, मैदा और रवा, आई थिंक ये सब चीज़ें जो कि इंस्टेंट मुझे एनर्जी दे सकते हैं और अपने गट में भी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर ना हो, डाइजेस्ट इजीली हो जाए। तो यहाँ पर क्या चीज़ गुड हुई और क्या चीज़ बैड हुई, इट डिपेंड्स ऑन नीड। स्टेरॉइड फिटनेस फील्ड के लिए बुरा है, बट स्टेरॉइड पेशेंट के लिए अच्छा भी है। कैंसर पेशेंट्स के लिए या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसीज है, उनके लिए स्टेरॉइड दिया जाता है। बट यहाँ पर हमेशा स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। पर फिटनेस के अंदर स्टेरॉइड नाम की जो चीज़ आती है, जो लोग मतलब गुड और बैड के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट गुड वन। क्योंकि स्टेरॉइड से सिर्फ एक फ़ायदा है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, आप स्टेज पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट उसके लॉन्ग टर्म के रिजल्ट आपका किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, लंग्स, आपकी लाइफ साइकिल, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हुए हैं। रॉनी कॉलमन, आई थिंक ओलंपिक के 8-9 बार, जितनी बार वो ओलंपिक रहे, और आज की टाइम में क्या है उनकी स्थिति। तो मुझे लगता है कि फिटनेस इज समथिंग डिफरेंट। फिटनेस को लोगों ने ऐसा कर रखा है इस तरीके से, इसके आगे नहीं सोच रहे। फिटनेस इज वास्ट। रियल फिटनेस क्या है कि आप अगर 80-90 के हो, आपको अपने बच्चों की सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको पैंट पहनना, आप किसी का सपोर्ट नहीं ले पा रहे हो, आप अपने सपोर्ट से पहन रहे हो, आपको कहीं जाना, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, दैट इज रियल फिटनेस।
रियल फिटनेस क्या है? आपको डेली सुबह उठ के टॉयलेट जाना है, पर आप 80-90 की एज में भी अगर इंडियन टॉयलेट यूज कर रहे हो, दैट इज रियल फिटनेस। Yeah, that is real That is- रियल fitness. फिटनेस इज Yes. दिस, क्योंकि मस्कुलरिटी तो आपकी एक एज के बाद ऑटोमेटिकली ही डाउन होनी है। इट्स अ एजिंग प्रोसेस ना। सो लोग इसको बहुत, मतलब लोगों का बहुत कंफ्यूजन और इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिससे कि जो हमारा फ्यूचर जो है, फ्यूचर की जो जनरेशन्स है, डेफिनेटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस चीज़ के नहीं लिए। है। तो हमें अपना जो पुराना कल्चर है, जो पुरानी संस्कृति है, जो पुराना जो हमारे एथिक्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली ये एक जो समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट लाना है इस फील्ड में, वो इस फील्ड में अगर आया तो हमारी कंट्री, मुझे लगता है, डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन में जरूर कन्वर्ट होगी। नहीं बट सर, मुझे आपका ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा। सी कुछ ऐसे केसेस थे जैसे हार्ट अटैक आपको एक एज के बाद ही आएगा, ये स्थिर थी वाली बात कि आपको उसके पहले नहीं आ सकता। आजकल 19-20 साल के लोगों को आ रहा है, 30 इयर्स के लोगों को आ रहा है, आपको हर तरह के कैंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक हर जगह है। हाँ। माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, आपको कितनी ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। एंड जस्ट बिकॉज वी आर 1.2 बिलियन इन पीपल, हम ये ज़्यादा केसेस देखेंगे। अभी 1.2 से भी ज़्यादा है अगर हम, तो उतनी ज़्यादा हमें केसेस देखने को मिलने वाले, राइट? तो इसका लेकिन सोल्यूशन क्या है, करें क्या? हाँ, लाइक ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अवॉइड करें? क्योंकि चिराग इट्स एवरीवेयर। या प्लस द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि अब आप हर प्रोडक्ट को ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत प्रोडक्ट्स अब निकल रहे हैं जैसे कि हाँ, इनमें बहुत टाइम से ऐसा खराब आ रहा है, कुछ है। फॉर एग्जांपल यूएसए में ट्विंकीज और ये सब एक बहुत पॉपुलर वो है ऐसे फूड राइट। अब उसका रिसेंटली आया कि उसमें कोई एडिटिव्स है, और वो फ्लेमिंग हॉट चीटोस में कोई एडिटिव्स है जो आई थिंक कैलिफोर्निया किसी ने बैन करे हैं। अब आ रही है ये चीजें, जबकि ये चीजें इतने टाइम से खाते जा रहे हैं लोग। तो लाइक कैसे हम ट्रस्ट करें प्रोडक्ट्स को? क्या ऐसी हनी चीजें यार, हैं जो डाबर हनी, हाँ, हनी के ऊपर पूरी केस स्टडी निकल गई। तो कैसे करें? मतलब सी वी वांट टू चेंज, लेट्स जस्ट से कि वी वांट टू चेंज, हम कैसे चेंज होंगे? लेकिन इसीलिए आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। हाँ। कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यू हैव टू एजुकेट। इसमें क्या है कि आप प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जब आप खुद सोच के देखिए, जब आप किसी अपने घर में किसी अपने चहेते का जब कोई ट्रीटमेंट करवाना हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाए, तब आप क्या करते हैं? जैसे मेरे साथ अगर ये हो तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऐसे लोगों को फ़ोन लाऊंगा जो कि मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछूंगा हु इज़ बेस्ट। यस और नो? यस। सो लेट अस सपोज अ पेशेंट हु हैव कार्डियक इशू, और किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा कि कौन बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। मैं एक ऑप्शन बनाऊंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें से फिर उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा। सेम इसी वे में अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो यू हैव टू एजुकेट फर्स्ट कि भाई मैं जो चीज़ ले रहा हूँ तो उसके पीछे सारे न्यूट्रिएंट, सारे इंग्रेडिएंट दिए होते हैं प्रोडक्ट्स के उसमें। एक चीज़ तो ये है कि आप प्रोडक्ट्स को जब भी आप देखते हैं तो उसमें शुगर, सॉल्ट, बेसिक चीज़ें जिसके लिए लोग काफ़ी लोग अवेयर भी कर रहे हैं, ये चीज़ हमेशा से ही खतरनाक रही है। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप एजुकेट नहीं है, अगर आप इसके लिए नॉलेज नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं मतलब आपको क्लियरेंस नहीं आएगा और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेंगे जिससे इश्यूज हो सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली क्या है, कितनी भी हेल्दी चीज़ आप यूज़ करिए या कितनी भी अनहेल्दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अनहेल्दी वाला ही डिसीज में आएगा, अनहेल्दी वाले को ही बीमारी होंगी, हेल्दी वाले को बीमारी नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है। ये बहुत एक स्पेसिफिक चीज़ है, ये बहुत मतलब एक बहुत डीप मैटर में चीज़ें हैं कि समझाने वाली। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक पर्सन है जो हेल्दी लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहा है और एक पर्सन है जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल यूज़ कर रहा है। दो एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसको स्विच करते हैं दूसरे एग्जांपल पे कि एक गाड़ी है जो 20 की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी है जो 80 की स्पीड से चल रही है। किस गाड़ी का एक्सीडेंट जल्दी होगा? दोनों का हो सकता है। प्रोबेबिलिटी 80 की ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि 20 का नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल यूज कर रहे हैं तो क्या हमें डिसीज नहीं हो सकती है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी, बट प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमारे जीन्स क्या, हमारा जेनेटिक क्या, हमारे कर्म क्या है, वो कहाँ चाहिए। कई लोग ऐसे देखे गए कि जिनकी लाइफ स्टाइल अच्छी, उसके बाद भी एक ऐसी सीवियर, एक ऐसी डिसीज लगी कि कुछ कह ही नहीं सकते। उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करते हो? देखिए क्या है कि दो चीज़ें हैं, एक फिजिकल एक साइकोलॉजिकल। एक्सरसाइज वर्क करती है फिजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों, बट काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लाइफ में सिर्फ हमारे साथ नहीं हुए होते हैं,
और भी एग्जांपल्स होते हैं। जब हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आता है तो हम उन्हें उन पेशेंट की स्टडीज करवाते हैं जिनको उनसे ज़्यादा कंडीशंस बिगड़ी हुई है। जब वो रियलिटी में वो वीडियोस और वो सब चीज़ें देखते हैं तो उन्हें फिर समझ में आता है कि नहीं, Possible हमारे है। पास बहुत कंडीशंस, हमारे पास पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। अगर ये चीज़ें कराई जाए तो डेफिनेटली इसमें पेशेंट का इंप्रूवमेंट होता है और सारी चीज़ें ट्रीट हो रही होती हैं यहाँ से, इस ब्रेन से। अगर मैं आपको बोल दूं फीवर में कि आपको मैंने फीवर की मेडिसिन दी है विद एंटीबायोटिक, प्लेसिबो इफेक्ट, सिंपल। आप यहाँ अगर आप सोचिए कि आप जो चीज़ चाहते हो आपको अभी मिल गई है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे हैप्पी हार्मोन को रिलीज करना चालू करती है। इट्स मतलब ये एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि ये चीज़ है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर कॉम्बिनेशन से बनती है सारी चीज़ें। तो फिटनेस भी ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज कर रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ही बेस्ट हो जाएगा। आपकी स्पिरिचुअल लेवल, आपका पर्सनल, आपका फैमिली, आपका प्रोफेशनल, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बैलेंस करते हो ना, तब जाके आप रियल हेल्थी होते हो। आप कितने फिट हो बट आपके आसपास का माहौल अगर अच्छा नहीं तो साइकोलॉजिकली आप डाउन हो जाओगे। तो सर जैसे आप रॉनी कोलमैन की बात कर रहे थे, जी। ठीक है, तो अब थोड़ा फिटनेस उस पे आते हैं। आपको लगता है कि दैट इज अ बॉडी दैट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर स्टेरॉइड्स? या ट्रू, एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर मैं स्टेरॉइड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल वे में काम कर रहा हूँ तो हमारी बॉडी में एक अनइवननेस होती है। अनइवननेस का मीनिंग मेरा अगर जो टिपिकल लोगों की जो लैंग्वेज में बात करता हूँ आज मैं, कि जनरली यंगस्टर्स में बाइसेप्स का बहुत क्रेज रहता है, तो एक बाइसेप्स उसे ज्यादा विजिबल दिखेगा, एक बाइसेप्स कम विजिबल दिखेगा। इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। बट स्टेरॉइड लेने से इक्वल, बट स्टेरॉइड लेने से सिमेट्री आती है, हाइपरट्रॉफी काफ़ी होती है। बट स्टेरॉइड का यूजेज मैं आपको फिर बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको लाइफ अपनी डिस्ट्रॉय करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, यंग पेशेंट्स स्टेरॉइड यूज़ करे हुए, जो कि स्टेरॉइड का यूज़ लंबे समय तक करने के बाद जो इश्यूज लेके आते हैं। एक किसी का स्टोरी बताइए ना, विदाउट टेकिंग नेम ऑब्वियसली। मेरे पास एक 22 ईयर ओल्ड एक यंग लड़का आया था कुछ समय पहले। वो काफ़ी ज़्यादा लीन और काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक और काफ़ी स्टेरॉइड यूज उन्होंने किया था, और मेरे किस पास लिए किया था? बॉडी बिल्डिंग के लिए। ओके। और वो मुझसे शायद आई थिंक कुछ टाइम ही मेरी उससे डिस्कशंस हुए थे कि अब मुझे जो इश्यूज आए हैं उसको मैं क्या करूं, उसको कैसे ट्रीट करूं, और प्रिस्क्रिप्शंस जा रहे थे, डॉक्टर्स के रेफरेंसेस भी जा रहे थे, सब चीज़ें जा रही थी, बट 6 मंथ बाद उसका डेथ हो गया। रियली? हाँ, और ये मैं आपको झूठी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये रियलिटी है। और ऐसे भी केसेस हैं जो आज के टाइम में स्टेरॉइड यूज समय पे स्टेरॉइड यूज किया था और जो आज काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। तो फिटनेस इज नॉट अबाउट यू आर लुकिंग मस्कुलर। आप मस्कुलर हैं, आपका पोस्चर सही नहीं है, आप ढंग से बैंड नहीं हो पा रहे हैं, आप इस तरीके से ये पूरे टाइम, व्हाट इज दिस? सोचिए आपको मैं आपका पूरे टाइम हाथ ऐसे रख दूं इस तरीके से, अगर तो आप क्या करेंगे, मतलब पूरे टाइम इसको होल्ड कर पाएंगे क्या? 5 मिनट बाद आई थिंक ये नम पड़ जाएगा, ये वाइब्रेट इस तरीके से, सेंसरी ये सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वही तो जो नॉर्मल नेचुरल ग्रो है, जैसे आप ऑर्गेनिक बोल रहे हैं आज के टाइम पे, उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? आप खाना ऑर्गेनिक खा रहे हैं, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर स्विच कर रहे हैं, बट आपकी बॉडी ऑर्गेनिक नहीं है, आप सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। यंगस्टर्स के बीच में ये है कि हम प्रोटीन लेंगे या हम इस तरीके के सप्लीमेंट्स लेंगे तब हमारी बॉडी बनेगी। ये एक रॉन्ग मिथ है, बहुत सारे रॉन्ग कंसेप्शन है, इसीलिए सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत हम लोग ये बात तो आपकी सही है, सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री लाइक वे प्रोटीन इज नहीं, बट मैं उसमें यही ऐड कर रहा हूँ। लास्ट पॉडकास्ट पे हमारे स्पोर्ट्स वाले में हमें ये बताया गया था कि 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर 80 किलोग्राम फॉर 80 किलो नॉर्मल एवरेज। पर ये हम नॉर्मल डाइट के थ्रू हम नहीं ले सकते। अगर हम दिन भर भी खाएंगे तो आई थिंक 40 to 50 he said you can, but नॉनवेज से जल्दी पहुंचोगे। नॉनवेज से, बट वो डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं है 120 ग्राम्स प्रोटीन लेना, तो फिर वो बिना प्रोटीन पाउडर के कैसे होगा? देखिए क्या है कि प्लस इफ यू वर्किंग आउट आई थिंक ज्यादा चाहिए रहेगा, राइट? लाइक डबल चाहिए रहता है। अच्छा ओके, तभी 120 चाहिए हो तुम्हारा। डिपेंड करता है, ये एथलीट के ऊपर बोला जाता है कि 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट दिया। हाँ एग्जैक्टली। बट एक नॉर्मल पर्सन जो है, मेरे आप जैसा लोग जो कि एक ऑफिस गोइंग लोग हैं हम, और एक अपना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे काम करते हुए हम हमारी हेल्थ को मेंटेन रखें, तो प्रोटीन की जो नीड है वो 0.8 to 1 ग्राम इज सफिशिएंट। तो 80 किलो के हो तो 80 ग्राम प्रोटीन, और यू हैव टू डिवाइड इट इन योर मील।
20-25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर भी रहे हैं अगर, तो दैट इज़ वेस्ट, योर बॉडी विल नॉट यूटिलाइज एक टाइम पे अगर Yeah. और प्रोटीन एक्चुअली क्या है, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। प्रोटीन मतलब आपने पहले कभी एलमंड मिल्क नहीं सुना होगा। पहले बहुत मतलब मैं अगर बात करूं, मैंने तो कभी ब्रोकली भी नहीं सुना था इवन, वेरी ट्रू कि क्या? ब्रोकली सुना हो मैंने, ये तो अभी मार्केट के अंदर किनोआ, ओट्स, ये सब चीजें नहीं सुनी थी। दलिया सभी ने सुना हुआ था, सत्तू सभी ने सुना हुआ था, चना गुड़ सभी ने सुना हुआ था, हाँ। दाल चावल सभी ने सुना हुआ था। ये सारी ही सोर्स इन सब चीज़ों के हैं, बट लोगों को फैंसी ज़्यादा चाहिए, लोगों को ज़्यादा शो ऑफ चाहिए कि मैं प्रोटीन यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये फिर Psychologically, yes, exactly. ये फिर प्लेसेबो इफेक्ट आ गया। Oh, that picture, हाँ। that marketing, True. and I think people are coming back to sattu powder. या अगर जो अवेयर हाँ। हो रहे हैं वो तो मतलब आपको हेल्थ, अगर आपको रियल हेल्थ चाहिए तो यू हैव टू स्विच योर बेसिक थिंग्स। देखिए आप रूट कॉज से, अगर रूट से जुड़े रहेंगे ना, आप बिल्कुल स्टेबल बने रहेंगे। जहाँ रूट टूटना चालू हुई वहाँ से आपका लाइफ में अनबैलेंस चालू हुआ, स्टेबिलिटी खत्म होगी, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही बॉडी का भी रूल है। आप जितना बेसिक से, आज गेहूं के लिए लोग बोलने लग गए हैं कि ग्लूटेन फ्री। मेरे दादा परदादा, मुझे नहीं लगता कि, मेरे मम्मी पापा इधर कभी गेहूं, हमने अभी तक बंद नहीं करे गेहूं खाने। हाँ। मैं खुद ऐसा वेट मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन मैंने किया हुआ है, मैंने आज तक गेहूं खाना बंद नहीं किया। आप अपनी मशीन को, आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, दरअसल आप चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, पर कब तक? और जब आप एलिमिनेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे सीजनल फ्रूट और फूड जो आते हैं, उनको उस सीजन में क्यों खाया जाता है? क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी में वो चीज़ की डिफिशियंसी हो रही होती है। तो ये सीजन, ये नेचर बहुत सिस्टमेटिक है, हमने इसे अनसिस्टमेटिक करा हुआ है। पर से जैसे ग्लूटेन एलर्जीज की बात कर रहे हैं अपन, देखिए हाँ, कैसे अगर किसी को है तो कैसे वो कर सकता है उस चीज को? देखिए मैं इस चीज़ को क्या बोलूँ मैं आपसे कि एलर्जी जो है ना, एलर्जी का टेस्ट मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक करवाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि एलर्जी करवा लेना चाहिए। एलर्जी करवाने के बाद मेरे पास भी काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने एलर्जी के टेस्ट करवाए हैं। अब उन्होंने अपनी लाइफ से काफ़ी सारी चीज़ों को हटा दिया है। फिर मैंने उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस पूछा कि आपको जो चीज़ पहले होती थी उस चीज़ की कंडीशंस क्या हैं, तो वो बोलते तो हैं कि नहीं है, पर वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही होती हैं उनके सिम्टम्स में। जैसे वो बोलते थे कि मुझे कफ नहीं हो रहा, पर मुझे कफ दिख रहा होता है, कफिंग करते हुए चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। तो उनका क्या है कि नोटिस, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा सीरियस एलर्जी है, देन मैं बोलूँगा कि यू हैव टू डू। बट आप अपने सिस्टम को और वीक कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ग्लूटेन से एलर्जी, डेफिनेटली फिर आपको और भी चीज़ों से एलर्जी होना चालू हो जाएगी। क्योंकि ये हमारी, आप खुद सोचिए, अगर बच्चा जब बचपन में मेरे एक कलीग के साथ ऐसा केस हुआ था। उनका जब बेबी बॉर्न हुआ, उन्होंने 3 साल तक किसी को टच करने नहीं दिया, खिलाने नहीं दिया, प्यार करने नहीं दिया। आज उस बच्चे की ये कंडीशन है कि हर 1 महीने में वो बीमार पड़ता है, उसकी इम्यूनिटी वीक हो गई। और एक ऐसा बच्चा जो जमीन पे खेल रहा है, मिट्टी पे खेल रहा है, सब तरीके से खेल रहा है, उसकी इम्यूनिटी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको अपनी इम्यूनिटी, आपकी हमेशा मैं बात पर ऐसे अगर फिर वही बात आ गई ना, अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे ग्लूटेन खा ले, फिर ऐसे हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते तो कैसे बट आपको अपने सिस्टम को ट्रेन तो करना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा करके आप ऐसा कि नहीं कि स्विच कर दे। और आप खुद सोचिए ना, लाइफ टाइम के लिए अगर आप वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आजकल काफ़ी सारी फैट डाइट आ रही है। फैट डाइट्स में मैं डाइट्स के नाम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी सारी अप्रूव्ड डाइट नहीं है ना। तो वो फैट डाइट जितनी भी आ रही हैं, वो आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कीटो डाइट या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्या आप लंबे समय के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो वो चीज़ करिए ना जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए हो और आपका सिस्टम भी उसके लिए एडेप्टेड हो। आपका सिस्टम ही अगर एडेप्टेड नहीं होगा और आपने कई 1 साल 2 साल के लिए किसी चीज़ को छोड़ा, उसके बाद लिया, तो क्या रिएक्शन करेगा वो हमें भी नहीं पता। ठीक कोविड वैक्सीनेशन जैसा उसका मतलब, हाँ मतलब आपने उसके बाद वाला पेपर पढ़ा जो उसमें बोला था कि हाँ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए मैं आपको ट्रूली मतलब ये एक ऐसा हमारे मतलब पूरी हिस्ट्री में, हमारे पूरे अपनी लाइफ में हमने तो ऐसी ये चीज रियल में देखी है जिसमें पूरा वर्ल्ड रुक गया था। Yes. ऐसी कोई पेंडेमिक नहीं हुई जिसमें इस तरह की चीजें हुई थी।
बट इतने कम टाइम में इतनी मोर इफिशिएंटली लोगों को वैक्सीनेशन जनरेट करना ये भी बहुत इजी टास्क नहीं था। जब हम रिसर्च कर रहे होते तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मतलब उसके प्रो एंड कॉन्स दिखते हैं, वो इट विल टेक टाइम, बट बहुत इंस्टेंट सब चीज़ें करनी थी और काफ़ी सारे मास बल्क में लोगों को बचाना था। तो आप अगर इस को देखेंगे कि लोगों को प्रॉब्लम पहले भी थी, ऐसा नहीं है, पर वो चीज़ें इतनी सामने आ नहीं रही थी। अब एक मुद्दा बन गया है कि वैक्सीनेशन ही इसका कॉज है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वैक्सीनेशन इसका कॉज है। आप ये भी देखिए, जैसे कि न्यूज़पेपर में हमेशा छापा जाता है कि प्रोटीन से हुई एक की मृत्यु, जिम जाने से हुई एक की मृत्यु। ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है लोगों के ब्रेन पे, और ये उनके ब्रेन पे डालती है जो कि एंथुसियास्ट नहीं है, जो कि डेडिकेटेड नहीं है। कभी ये नहीं मेंशन करेंगे जिम जाने से 1000 लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोटीन लेने से लोगों की मसल मास इंक्रीज हुआ, बोन मास डेंसिटी इंक्रीज हुई, ऐसा कभी नहीं डालते हैं। हमेशा नेगेटिव चीज को पॉइंट आउट किया जाता है और हमारा नेगेटिव चीज जो है ना जल्दी कैप्चर करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप अच्छे काम के लिए जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए। आप रुक दो। मैं नहीं रुकता। उसका रीजन ये है कि थोड़ा स्पिरिचुअल से भी हम लोग कनेक्ट हैं, और हर चीज में अगर भगवान है तो फिर अगर मैं उसको इस तरीके से सोचता हूँ कि मेरी नेगेटिव जितनी भी चीज आने वाली थी ना वो सारी काट दी उसने। आपने रिवर्स साइकोलॉजी कर दिया। रिवर्स साइकोलॉजी, मैं अपने आप को ट्रीट कर रहा हूँ उनो रिवर्स। तो एक बात बताओ, जैसे आप मेडिकली तो आप पढ़ाई कर रहे हो, स्पिरिचुअल वाला आपका एजुकेशन क्या है? मतलब आप उसमें भी थोड़ा बहुत ध्यान देते होगे, राइट? मैं बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ईमानदारी से और डेडिकेशन के साथ में और अपने कैरेक्टर को सही रखते हुए काम करना है ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी तो चाहिए। स्पिरिचुअलिटी सारी चीज का रूट कॉज है। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, और मेरे मदर जो है वो मतलब मैं आई थिंक 3rd क्लास में रहा था तब से मैं उन्हें सत्संग में जाता हुआ देख रहा हूँ, और वहाँ से मेरी सारी चीज़ें मुझे सीखना चालू हुई। और ऐसा नहीं कि बाबा जोगियों वाला सत्संग नहीं करो, वो रियल चीज़ सत्संग मतलब सत का संग, जो ट्रू है, जो रियल ट्रुथ है उसका संग। तो वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आना चालू हुई, और उसके बाद ही फिर मैंने भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चालू किया। और उसके बाद मुझे लगता है कि ये एक इतना इजी पड़ जाता है उसके बाद काम करना कि मैं बता नहीं सकता, ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये फील करने वाली ये फील करने वाली चीज़ है कि जैसे आप अगर एक अच्छे फिटनेस लेवल को अचीव करे होंगे तो आप फील कर सकते हो उस चीज़ को। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं वर्ड में कि अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया फील हो रहा है, बट एक्सप्लेनेशन वो नहीं आ पाएगा जो आप रियल फील कर रहे हैं। आपकी फील्ड में जब जैसे पहले बता रहे थे कि हिप रिप्लेसमेंट होता है, उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, उसके बाद मेरे पास लोग आते हैं फिटनेस के लिए। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है इंडिया में कि जब आप कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहे हो तो आपका जो मेडिकल क्लेम है वो आपकी सर्जरी ये सब कवर करेगा, पर उसके बाद का फिजियोथेरेपी, फिटनेस का जो रिजीम है वो नहीं कवर करता है। रीज़न बीइंग कि लोग वो भी एक्सपेंसिव है, और यही एक रीज़न है कि क्यों लोग उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे मेडिक्लेम में इंक्लूडेड होना चाहिए? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक्चुअली क्या है कि इस फील्ड में, फिटनेस फील्ड में या जिम फील्ड में या थेरेपी फील्ड में काफ़ी सारे लोग ऐसे स्टडी कर रहे हैं जो कि सिर्फ डिग्री एस्पेक्ट से या सर्टिफिकेशन के एस्पेक्ट से उसको उठाना चाह रहे हैं। लोगों की ज़ील, लोगों को एंथुसियास्ट नहीं है लोगों को ट्रीट करने के लिए, और लोग तुरंत बिजनेस के ऊपर स्विच करते हैं। चार्जेस इतने हाई कर देते हैं जिसकी वजह से लोग एफर्ट नहीं कर पाते कई सारे लोग। एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर इस इंडस्ट्री में लोगों को कंपलसरी, इसमें गवर्नमेंट अगर ये चीज़ लेके आए कि कंपलसरी आपको एजुकेशन लेना ही लेना है, सर्टिफाइड होना ही होना है, वो भी एक वेल ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं जो 4-4 हफ्ते में स्पेशल पॉपुलेशन का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, नाम का, मतलब नाम के लिए, नाम का। लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ऐसे कई सारे मेरे पास इवन थेरेपिस्ट भी आते हैं जिन्हें उतनी नॉलेज नहीं है जो उनकी डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है। बट मेन थिंग इज दैट कि आप जब तक इस चीज को अपने अंदर नहीं सुधारेंगे तो फिर आप सोसाइटी को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? तो आपकी एजुकेशन का क्राइटेरिया अगर स्ट्रांग है, आप अगर सिस्टमेटिक वे में आप पूरा एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक वो बना रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद आप मेडिकल और उसमें कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं हेल्थ और मेडिकल में एक ब्रिज कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। आप इसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज जब आप सुबह मॉर्निंग में कभी अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो आप देखते हैं बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा वॉक करते हैं। यस और नो? बुजुर्ग लोगों की वो जगह नहीं है, बुजुर्ग लोगों की जिम की जगह है। क्या? क्योंकि जिम थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी जगह है। क्यों?
क्योंकि ओल्डर एडल्ट कैटेगरी में बोन की मसल मास डेंसिटी, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इवन फ्रैक्चर होने के चांसेस और बहुत सारे मसल मास डेंसिटी, ये सारी चीज़ें कम हो रही होती हैं। हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कम होना होता है, हमारी लंग्स और हार्ट की कैपेसिटी कम हो रही होती है, ब्रेन का फंक्शन, मतलब बॉडी के हर फंक्शन की कैपेसिटी कम हो रही होती है। जब आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ों में इन्हांसमेंट होता है। इवन यंगस्टर से ज़्यादा इन्हांसमेंट ओल्डर एडल्ट कैटेगरी में होता है अगर वो प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो। बट ट्रेन कौन करेगा? पर ये मिसकंसेप्शन है कि वो आप पे चले गए। यंगस्टर्स को ज़्यादा जरूरत है अपने हार्ट और लंग्स को अच्छा रखने के लिए, हार्ट, लंग्स और ब्रेन। तो यंगस्टर्स जिम के यंगस्टर्स अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते ना फिर। यंगस्टर्स अर्ली मॉर्निंग जा रहे होते हैं घर। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल स्पेसिफिक, मतलब ज्यादा जरूरत है, ऐसा नहीं यंग को जरूरत ऑन एन एवरेज ऐसा। या डेफिनेटली उनको ज्यादा। आप जैसे एक्सरसाइजेज हो गई, ट्रेनिंग हो गई, आई फील कि इसकी स्टडी अभी भी हो रही है, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। But this is ever evolving क्योंकि आपके जीन्स बदलते जाते जनरेशन Exactly. ये साइंस है सर, ये चलते जा रहे हैं। ये साइंस है। मेरा जो लाइसेंस है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है, 3 इयर्स के लिए सर। डॉक्टर का लाइसेंस अपने इंडिया के अंदर 5 साल के लिए वैलिड रहता है। उसके बाद क्या रहता है, डॉक्टर को CMU कंटिन्यूअस मेडिकल यूनिट, ये पॉइंट लेने रहते हैं कुछ। हमारा चलता है CEC कंटिन्यूअस एजुकेशन क्रेडिट, हमें CEC लेना पड़ता है। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें कितने आवर्स, मतलब 1 आवर का एक पॉइंट रहता है हमारा, तो हमें हमारा एक सर्टिफिकेट मेंटेन करने के लिए ऑन एन एवरेज 40 से 50 CEC लेने पड़ते हैं। और उसके बाद हमारा सर्टिफिकेशन रिन्यूअल में होता है, मतलब नई डेट से नई डेट के लिए जाता है, फर्दर 3 ईयर के लिए। तो सोचिए कि मैं एक वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड और अप्रूव्ड हूँ, दैट इज अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन USA। और द बेस्ट थिंग इज दैट कि ACSM एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फोर्ब्स ने भी वर्ल्ड का बेस्ट सर्टिफिकेशन और फिटनेस स्पोर्ट्स मेडिसिन में उसको अप्रूव किया है और डिक्लेयर किया है, प्रीवियस ईयर भी और इस ईयर भी। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो डेफिनेटली आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करोगे ज़्यादा। लोग मुझसे पूछते हैं कि डाइट क्या लेना है, तो मैं आपको उनको कंफ्यूज नहीं करता। मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, जो खा रहे हो वो खाओ, अपनी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को सुधारो पहले। आप डाइट के ऊपर, डिपेंडेबिलिटी इज नॉट अ गुड थिंग। पहले एट पार हो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना है। आप बेसिक, भाई आप पिरामिड के उस लेवल पे जा रहे हो, सप्लीमेंट भी पिरामिड के टॉप पॉइंट पे आता है, तो सप्लीमेंट प्ले 5% रोल, बट वो पिरामिड के टॉप पॉइंट पे। अब आपके बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो 5%, हाँ इवन वो मैजिक का काम करता है, बट आपके सारे पिलर जो है सारे वो मेंटेन होने चाहिए, तब आपकी चीजें एकदम प्रॉपर होती हैं। और इवन यहाँ हमारे हेल्थ इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, यहाँ पे एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं है। पहली बात की, अगर जितने भी जिम्स ओपन हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो लेके आ रहे हैं, वो उतना पे आउट नहीं कर रहे हैं, तो एक एजुकेटेड बंदा क्यों आएगा वहाँ पर जॉब करने? हर किसी का टारगेट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना है। ज्वाइन करवाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग के लिए पुश करना है। भाई पुश नहीं करना, अगर उसमें कैपेबिलिटी होगी और आपकी वो क्वालिटी दिखेगा तो ऑटोमेटिकली वो उठ के आएगा। क्यों आपको इतना पुश करना और ऐसे इस तरीके से शो करना कि आपको नीड है इन सब चीजों की? दैट इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ रियल हेल्थ। बट मेरे हिसाब से जितना, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, बड़े बड़े जिम्स को लेके नहीं, नॉट आई एम नॉट यूजुअली रॉन्ग, बट बड़े बड़े जिम्स में जितने भी जिम ट्रेनर्स है, आई डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइड। देखिए, मैं आई डोंट थिंक इंडिया में जिम्स में क्वालिफिकेशन मांगते हैं। more than 80-90% people who are working as a gym trainer or a exercise specialist, they are not qualified. Yeah. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ PT लेने उनके पास जाते हैं, बट हमारे पास मेडिकली हम वाला नॉलेज क्यों नहीं ले रहे हैं कि सर मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? हम बॉडी देख के वो हो जाते हैं ना इम्प्रेस। That is too much. हाँ, वेरी ट्रू। आप ये देखते हो कि उसकी फिजिक कैसी बनी हुई है, और आप ये सोच रहे होते हो कि ये फिजिक बना हुआ है, ये कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा। ये वही बात हो गई कि एक पर्सन जो है वो IAS कलेक्टर बन गया है, आप उससे सीख रहे हो कलेक्टर कैसे बनना है, आप उसके गुरु से नहीं सीख रहे कि कलेक्टर कैसे बनवाना है। वो उसके गुरु ने बनाया है, जहाँ से उसने सीखा है, टीचिंग की है, उसका नॉलेज आप ले सकते हो, एक्सपीरियंस ले सकते हो, बट दैट डजंट मीन कि भाई मुझे ये चीज सूट करी है तो आपको भी वही चीज सूट करेगी। वन प्रिस्क्रिप्शन नॉट फिक्स टू ऑल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। लोग हमेशा डाइट, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, मुझे अच्छा लग रहा है, आप भी करो, ऐसा नहीं होता कभी भी।
मैंने ये सप्लीमेंट लिया, मेरे को सूट करा, आप भी करो। मैंने ये एक्सरसाइज मेरे बैक पेन में की थी, आप भी करो। ऐसा नहीं होता। बैक पेन के भी बहुत सारे कॉज होते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूं कि अगर किसी पेशेंट को किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही है, जॉइंट रिप्लेसमेंट की, शोल्डर, हिप, नी, तो अगर उससे पहले, ऑपरेशन से पहले, वो प्री हैबिलिटेशन इसे बोला जाता है, प्री हैबिलिटेशन, अगर वो प्री हैब कर ले थ्रू एक्सरसाइज थेरेपी, तो उसके ऑपरेशन के बाद के आउटकम्स जो हैं, वो जो पहले अगर 10-20% आने वाले थे पॉजिटिव, उसमें वो मोर देन 50-60% आउटकम्स पॉजिटिव वे में आते हैं अगर वो प्री हैब करता है और बाद में रीहैब करता है। कहाँ से लेंगे सारी So इन्फॉर्मेशन? prehab is also exercise and all Exercise of therapy, it just prepares your muscles कि हाँ ये होने वाला है। या डेफिनेटली, क्योंकि हमारा जॉइंट जो होता है वो वीक पड़ चुका होता है, जिसकी वजह से सारा लोड मसल्स पे आ रहा होता है। मसल्स पे लोड आने की वजह से मसल भी वीक पड़ जाता है। पर जब मसल में सर्जरी के दौरान जो कट लगते हैं, तो मसल की टोनिंग पावर होती है 1 2 3 4 5 इज द मैक्सिमम टोन। जॉइंट अगर वीक हो गया है तो मसल की जो पावर है वो 4 या 3 पे चल रही होती है। अगर कट लगेगा तो वो पावर क्या होगी, और भी लूज हो जाएगी। पर अगर आपकी कट लगने से पहले अगर आपने उस मसल की स्ट्रेंथनिंग ज्यादा करी, तो क्या होगा, उसकी मसल की पावर बढ़ेगी, कट लग के वो वापस उस पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ पे वो चीज बैलेंस हो सकती है। और फिर रिहेबिलिटेशन वापस किया तो डेफिनेटली यू विल इंप्रूव मोर। कहाँ से लिए सारी इन्फॉर्मेशन? एक्चुअली इसका कोई पोर्टल या फिर ऐसा कुछ तो होगा जिस पे लोग जा सके, चेक कर हाँ, सके? like people who do हाँ, not मतलब want अभी to जो do a देख रहे हैं, degree मतलब of वो this, इसके बाद उस जगह पे जाके Yeah. देख पाए। मुझे लगता है कि आप और हम Especially- मिलके ये हाँ। चीज ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म ये चीज सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ से ही लोगों को, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली हर कोई एक दूसरे से टच कनेक्ट नहीं हो सकता, दैट इज नॉट फिजिबल एंड दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अगर इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो हम क्यों ना अच्छी चीजों के माध्यम से ये चीज लोगों तक पहुंचा सके कि ये चीजें बहुत ही हाईली इफेक्टिव है। और मैं आपको बताऊं, यूएस के अंदर तो टॉप 10 कंट्रीज हमेशा निकाली जाती हैं, टॉप 10 फिटेस्ट सिटीज इन द कंट्री। बट अपने इंडिया के अंदर ऐसा ट्रेंड नहीं है। अपने इंडिया के अंदर अगर ट्रेंड निकालने जाए तो टॉप 10 fattest वाला ही टॉप 10 नहीं, मैं तो बोलूंगा टॉप 50 अनहेल्दी सिटीज ऐसा निकलने वाला है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी है। और इंदौर हो टॉप 10 में, जिस हिसाब से खाते हैं इधर लोग, लाइक। और अभी कुछ समय पहले भी मैं देख रहा था न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल, जिम में किसी की डेथ हुई हार्ट डिसीज से। तो ये एक्चुअली बहुत कॉमन हो गया था पोस्ट कोविड ऐसी चीज़। पोस्ट कोविड बट आई थिंक न्यूज़ तब बस बाहर आ रही थी न्यूज़ ज़्यादा। हाँ, मतलब सुनने में बहुत आ ऐसा रहा न्यूज़ आती है। बट मैंने वही बोला ना कि लोग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि ऐसा होता है कि कई बार केसेस हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग शराब पीने से नहीं मरते। तब तो आप इतना हाइप करके नहीं बोलते कि शराब करने से इतने लोगों की मृत्यु हुई। स्मोकिंग करने से नहीं मरते, स्मोकिंग से लंग कैंसर नहीं होता है। एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, ये सारी कितनी डेंजरस है। और आज कैंसर में लंग कैंसर इज द सेकंड मोस्ट हायर कैंसर, जो कि तेजी से स्प्रेड हो रहा है। पर अब आप सर ये भी देख रहे हैं कि जैसे यूएसए की अभी रिसेंटली स्टडी आई कि टबैको स्मोकिंग गिर गई है, बल्कि लाइक सिंस 80s 90s इट इज लाइक लोएस्ट अभी। तो जो लोग अवेयर हो रहे हैं तो उनको अब अच्छी बात है। जनरेशन वाइज थोड़ा तो आई थिंक बट डू But यू मुझे फील लाइक कि देखिए, वेप ने we are रिप्लेस किया not- उसको, उस परसेंटेज को? इतना वेट नहीं करेगा। नहीं? वो वेप इज वेरी रीसेंट ना। दिस इंडिया की बात कर रहा है कि कहाँ की बात कर रहा US. है? यूएस देखिए, में? we are not in US। हां बट We are आई एम in सेइंग India। जनरेशन वाइज ना। हाँ। तो जनरेशन वाइज ठीक है, अच्छी बात है, बट बहुत सारी चीजें अनहेल्दी भी तो हो रही हैं। बट आई फील लाइक यूएस में जब इनिशियली सिगरेट्स को प्रमोट किया गया था ना, वो था एक तरीके तो से वो तो मतलब स्टाइल था था, वो कि उसमें ये उन्होंने तो- बोला था दिस इज नॉट वो डेंजरस। jewelry के धीरे level धीरे पे था। धीरे धीरे उनके एड्स आए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं दिस इज डेंजरस। एक ऐड आती थी पहले यूएस में जिसमें होता था कि डाइट है कि ये अगर खाना नहीं खाना है तो आप सिगरेट फूको, ये Yeah. प्रॉपर ऐड Yeah. आती थी पहले उसमें। अभी तो ई सिगरेट का भी कुछ ट्रेंड आ गया। हाँ, वो तो काफी सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं दैट इज मच मोर डेंजरस टू द तंबाकू और सर आपको लाइक अब स्मोकिंग की बात हुई है तो ऐसा मैंने सुना है कि पैसिव स्मोकिंग इज मोर Yeah, डेंजरस, true, very true. बट हाउ? एक्चुअली देयर इज मच मोर साइंस बिहाइंड दैट, एंड द थिंग इज दैट कि डिड यू नो जो- दिस? यस देखिए, हमारी बॉडी क्या है, अलग अलग तरीके से एडप्ट करती है हर चीज़ को। अगर आप अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट एडप्ट करवा रहे हैं बॉडी को, तो वो उस वे में जाएगी, और बुरी चीज़ें करवा रहे हैं तो उस वे में जाएगी। कोई पर्सन ऐसा है जिसने कभी तंबाकू टेस्ट ना किया हो, हां ठीक है,
उस पर्सन के टंग पे एक बार तंबाकू रखिए आप, उसे इतनी तेज झुंझुनी और इतनी तेज रिएक्शन होगा उसका कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। और जिसने अगर तंबाकू का सेवन पहले से ही कर रहा है उसका क्या होगा, उसे कोई ऐसा नॉर्मल रहेगा पर उसकी हैबिट है उसकी। तो इफेक्ट किस पे तेज आया, जो यूज कर रहा है। एक अनहेल्दी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, मैं हेल्दी हूँ, मेरे सिस्टम को उसकी एडेप्टेशन नहीं है, तो क्या होगा उसका रिएक्शन, काफी फास्ट होगा। पर अगर आप भी स्मोकर हो और अब आप सपोज आप छोड़ रहे हो, एक दिन पहले आपने बोला कि आज से मैं छोड़ रहा हूँ, अब वो आपका दोस्त इसे सामने कर रहा है, तो आपको होगा ज्यादा इफेक्ट? तब उस समय पे नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चीज का, तो देन इट्स इक्वल, इट्स इक्वली, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में, बट हमारी बॉडी पर जैसे न्यू लोगों को ज्यादा न्यू लोग, हाँ, क्योंकि उनको ज्यादा हार्मफुल रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि उनकी बॉडी इस चीज के लिए अडॉप्ट नहीं हुई है। तो मतलब हमारी बॉडी जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे काम करती है हमेशा। आप अच्छी चीज को अगर बंद कर दोगे, वर्कआउट और एक्सरसाइज जो है लाइफ डेली रूटीन का काम है, जैसे सुबह आप उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसी डेली रूटीन में एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। व्यायाम पहले से ही बोला गया, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी शुरू से ही बोला गया है। और अगर आप नहीं करते हैं तो दैट इज रिवर्सिबल। अच्छी चीज भी रिवर्स होगी, उसके अच्छे इफेक्ट भी रिवर्स हो जाएंगे, और बुरी चीज भी अगर आप बंद करते हैं और आप उस पर इम्प्रूवमेंट लाते हैं तो दैट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। बॉडी हर वे में काम करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी ना हमारी मदर जैसी होती है। हर मदर के लिए उसका बच्चा उसके राम जैसा होता है, भले वो रावण हो पर वो राम जैसा लगता है माँ को। उसके काम ऐसे हो कि वो रावण जैसा है, क्योंकि वो उसको उससे अटैचमेंट है, उसे पता है कि भाई ये मेरा है। ऐसी ये बॉडी जो है ना, जब तक ये बॉडी अपने आप को बहुत प्रिकॉशनरी वे में रखती है, आइदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में काम करती है हमेशा। लड़ेगी तो लड़ पाएगी, नहीं तो गिव अप कर देगी, छोड़ देगी, दूर हो जाएगी, ऐसा। तो आप बॉडी को अगर अलाउ करते हो हर चीज़ के लिए, इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल और बताता हूँ। स्लिप डिस्क आपने सुना होगा? हाँ। स्लिप डिस्क जो बैक में पेन आता है, डेडलिफ्ट करते हुए ज्यादा होता है लोगों को, बैठने में भी ज्यादा होता है। इवन अपन बैठे हुए हैं, और ये क्या है, एक दिन की प्रोसीजर नहीं है। हमारी बॉडी अगर हम रॉन्ग पोस्चर में काम कर रहे हैं, सर्वाइकल भी, इवन हमारी चिन जो है, काफी जो लोगों की इस तरीके से फॉरवर्ड हो गई, चिन फॉरवर्ड हो गया, नेक स्टेबल नहीं है एकदम, तो वो क्या है, एक दिन में नहीं होता ये चीजें। स्लिप डिस्क या सर्वाइकल ये लंबे समय की प्रक्रिया बन रही होती है, तो धीरे धीरे वियर टेयर हो रही होती है। पीछे के सारे टिश्यूज, लिगामेंट, टेंडन धीरे धीरे टेयर हो रहे होते हैं, और एकदम से डिस्क एक बल्जिंग उसमें बाहर होती है। एक्चुअली ये स्लिप डिस्क जो है, मैं अगर मेडिकली भाषा में बोलूँ तो इट्स अ रॉन्ग वर्ड। डिस्क कभी भी स्लिप नहीं होता है, इट्स बल्जिंग आउट। स्लिप डिस्क तो लेमैन और आजकल की लोगों की ट्रेन वर्ड में है, बाकी इट्स बल्ज। जैसे कि बलून हमने ऐसे दोनों हाथों के बीच में रखा तो और उसको प्रेस किया इस तरीके से, तो बल्जिंग आउट होगा, दैट इज नॉट स्लिप। तो इस तरह की चीजें होती हैं बॉडी में, और बॉडी उसको भी हील करने की कोशिश कर रही होती है अपने लंबे समय तक के लिए, कि इसको हील कर ले, जस्ट लाइक अ मदर, कि ये बेटा सुधर जाए, कि अब सही पोस्चर करे और अब मैं सही होगी। जी अच्छा रियलाइजेशन। करेक्ट पोस्चर इज मेडिसिन। बट अब मेरे को लाइक बैक टू बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, उसके पहले मेरा क्वेश्चन है, हाँ, एक हफ्ते में एक नॉर्मल फिट पर्सन के लिए क्या शेड्यूल होना चाहिए फिटनेस को मेंटेन करने के लिए? बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। नहीं, 8 घंटे का जॉब है, 8 घंटे का जॉब है, और मतलब नॉर्मल 9 to 5 जॉब है, तो फिटनेस को कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि आप ऑफिस में भी आप फिटनेस को यूटिलाइज ऑल्सो वी शुड कंसीडर कि 9 to 5 जॉब और नेवर 9 to 5। हाँ, मतलब 9 to 5 इज 9 to 9, 9 to 8, 9 to 8, लेट्स से 9 to 8। अगर कोई पर्सन ऐसा है ना जो कि उसको टाइम ही नहीं है एक्सरसाइज का, तो हम ऐसे काफी सारे पर्सन मेरे से जुड़े हुए हैं क्लाइंट, जिनका पूरा ऐसा वर्किंग लाइफ स्टाइल है, 12-14 घंटे का वर्किंग स्टाइल है, आईटी कंपनीज के साथ और बाहर की कंपनीज के साथ। तो हम उन्हें ऐसा प्लान करते हैं कि वो अपने ऑफिस में ही कर सकें। कैसे? दोनों ऑप्शन बताऊंगा मैं, कि जो ज़्यादा इतना एक्सट्रीम बिजी है उसके लिए, कि हम उन्हें बोलते हैं कि अपनी वाटर बॉटल जो है ना, आपका अगर ये काउंटर है और यहीं नहीं रखना है, थोड़ा सा दूर जाके रखना है, और अपने वॉच में, अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर लगाइए 30-30 मिनट के डिफरेंस में कि उठ के पानी पीना है। तो यहाँ से आपकी एक्टिविटी चालू होती है। जो आपका डस्टबिन है, जहाँ पे आप जो कागज गंदे हो जाते हैं, जिनका यूज़ नहीं है, उसको सामने रखिए और इस तरीके से थ्रो करिए। हर एक चीज़ में एक्टिविटी। आपकी जो फाइल है आप सामने ना रखिए, थोड़ा रोटेशन इस तरफ से ऐसे रखिए ताकि आप रोटेट करके उठा सकें। ये रोटेशनल क्या है? दिस इज ऑल्सो मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज,
और मुझे उठ के अगर जाना है और आप अपने वॉशरूम को अपने फ्लोर पे यूज मत कीजिए, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे या कहीं इधर-उधर तो यूज stairs and कीजिए। all. गाड़ी की पार्किंग आप अपने थोड़ी दूर करिए, हाँ। क्योंकि आपके पास आप लिफ्ट का कम से कम यूज करिए। अल्टीमेटली यू हैव टू मोर एक्टिव। अगर आप कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं मोर देन 30 मिनट और 40 मिनट, तो हमारी मसल में क्या स्पाज्म आने लगता है। मसल का ब्लड फ्लो जो होता है, जो फाइबर से उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होने लगता है, और जहाँ ब्लड फ्लो कम हुआ वहीं से तो पेन का सिम्टम चालू होता है। तो अल्टीमेटली ब्लड फ्लो होते रहना चाहिए कंटिन्यूस। तो आप 30 मिनट 40 मिनट के अंदर एक गैप देते हैं, सिर्फ अपनी चेयर पे भी अगर खड़े हो जाते हैं तो आपका मतलब जो फ्लो है वो करेक्ट रहता है। आपको बैक पेन, सर्वाइकल पेन, इनके इशू से आप काफ़ी बच सकते हैं। तो ये एक बिजी पर्सन के लिए, और अगर कोई ऐसा हो जो नॉर्मल 8 जो आवर्स, नॉर्मल 8 आवर्स जो अपने फिटनेस के लिए जिसको टाइम निकाल है, सकता हाँ। तो उसके लिए ये चीज़ है कि मैं बोलूँगा कि हफ्ते देखिए 5 डेज इन अ वीक इज द सफिशिएंट। लोग एक्सट्रीम पर देखिए अति सर्वत्र वर्जते। मैं आज एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ या फिटनेस या हेल्थ की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए पागल हो गए। कई लोग ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल 2-2 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड प्लस स्टार्ट करते से ही बहुत हाँ, aggressively extreme करते हैं, which is extreme। very wrong। आपको स्लो स्टेडी प्रोसेस में प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। आपका हार्ट ट्रेन नहीं है, आपने एक्सरसाइज करना चालू करी, सडन कार्डियक अरेस्ट आया, आपकी डेथ हो गई, लोग छाप देंगे कि एक्सरसाइज करते हुए मृत्यु हुई। यानी एक्सरसाइज सबसे गलत चीज़ है। वही बात है, और चीज़ें गलत नहीं है, बाकी ये सब चीज़ गलत है। अच्छी चीज़ें गलत है, बाकी सब चीज़ें गलत नहीं है। फिटनेस एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। अब वहाँ लाइफ स्टाइल, मैंने वही बोला कि हाँ। सोना, खाना, नहाना, और ये मदर फादर को आना चाहिए। मदर फादर से बच्चों में आती है। आप सोसाइटी ऐसी डेवलप करिए ना, आप सोसाइटी ऐसी क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं? और हमेशा जैसे आप लोगों के पास पूछ के जा रहे हैं अच्छे डॉक्टर के लिए को दिखाने के लिए, वैसे ही आप इन पे क्यों नहीं जाते हो? अच्छे ट्रेनर, इनके एजुकेशन चेक करो ना। मेरा नाम अंकित सोनी है, आप रजिस्ट्री अमेरिकन रजिस्ट्री पर डालेंगे सिर्फ अंकित सोनी, मेरे क्रेडेंशियल्स आपके सामने आ जाएंगे। मुझे सांच को आंच नहीं ऐसा बोला जाता है। जो सही चीज है उसे कोई किसी चीज का डर नहीं रहता। तो अगर मैं ऑथेंटिसिटी से काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए भाई। मुझे ट्रेन के इंजन चाहिए, ट्रेन के डिब्बे नहीं चाहिए। एक ही इंजन पूरे डिब्बों को खींच लेता है। अगर मेरे जैसे 100, 200, 400 एजुकेटेड लोग खड़े हो गए तो सोचिए सोसाइटी में कितनी कम डिसीजेज रहेंगी। और अगर हो भी जाती है डिसीजेज तो उनको भी तो मैनेज करना है। उनका मैनेजमेंट कौन करेगा? आज ओल्डर एडल्ट कैटेगरी को कोई ट्रेन नहीं कर रहा है, क्लिनिकल पेशेंट्स को कोई ट्रेन नहीं कर रहा है। थेरेपी की अगर बात करें तो फिजियोथेरेपीज में भी ऐसे थेरेपिस्ट है जो मशीन्स पे ज्यादा जा रहे हैं, पेशेंट भी नहीं करवाना चाह रहा थेरेपी, और थेरेपिस्ट भी ऐसे बैठे हुए हैं। भाई एजुकेट, ये जो गैप बन रहे हैं इसको कौन सही करेगा? अगर ये सारी चीजें इतनी तरीके से चल रही हैं और इतनी अच्छी चीज है, और मतलब देखिए आप खुद सोच के देखिए, लोग बोलते हैं ये कॉस्टली होता है थेरेपी। आप सोच के देखिए 2 नी रिप्लेसमेंट का चार्ज मिनिमम 5 लाख रुपए आता है। थेरेपी का चार्ज 10 से 15 हजार रुपए अगर पर मंथ में माने तो साल भर का कितना हो जाता है? 10,000 रुपए से 1,20,000, 5 लाख से तो कम है। 5 साल में आप 5 लाख रुपए वसूल हो रहा है थेरेपी कर करके। अगर आपने थेरेपी कर ली तो आपके ये रिसर्च है कि आपके रिप्लेसमेंट की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और मेरी लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट मैंने ट्रीट करे हैं जो रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहते थे, और वो ऐसे मोर देन 80 ईयर्स के पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ जिनको काफ़ी सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस लगी हुई हैं। और एक पेशेंट नहीं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी आज कंडीशंस काफ़ी बेटर है। सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे थे, जॉइंट रिप्लेसमेंट का सजेस्ट किया गया डॉक्टर ने, और आज सक्सेसफुली चल रहे हैं। स्पाइन में पेन आया, लोअर बैक में, बोला सर्जरी कर लेते हैं, और आज वो सक्सेसफुल चल रहे हैं थ्रू एक्सरसाइज। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर्जरी इज बैड, मोर आज पहले ये ट्राई करके देखो, क्योंकि क्या है कि एमपी के अंदर मैं अभी किसी रेडियो चैनल पे सुन रहा हूँ, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 2 चीजें मैं बता रहा हूँ। मैं न्यूज एक रेडियो चैनल पे सुन रहा था ये बात कि अपने मध्य प्रदेश के अंदर 40 से 60% सर्जरीज जो हो रही हैं वो ऐसी हो रही है जिन्हें नीड ही नहीं है सर्जरीज। इसमें हॉस्पिटल का भी टारगेट है और डॉक्टर्स का भी हो गया है। दूसरी चीज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा एसीएल सर्जरी हुआ, मेरे को नहीं लगता मुझे जरूरत थी। नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ किसने करा, सब मेरा पार्शियल टेयर था। पार्शियल टेयर में तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अप्रोच करते तो डेफिनेटली नीड ही नहीं बनता। एग्जैक्टली, तुमने रिसर्च नहीं की लगता है उसमें। और दूसरी चीज कि सर्जरी आपको कब कंडीशन में करवानी है उसकी भी एक कंडीशन है।
मैं एक आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैक पेन के लिए बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है और बैक हमेशा पेन कॉमन भी होता है। हाँ, बैक पेन कॉमन भी होता है। तो एक चीज़ समझने जैसी ये है कि पहली बात कि सर्जरी की कंडीशंस होती है, उस कंडीशन में हमेशा सर्जरी करवाई जाती है। बैक पेन अगर हुआ है, कोई डिस्क या नंबनेस ऐसी हुई है कि जो पैरों में आपके नीचे दर्द उतर रहा है, इन केस अगर आपको चलते चलते आपके पैरों से चप्पल या जूता निकल जाए और आपको पता नहीं पड़ रहा है, पहली वो कंडीशन होती है। दूसरा, आपको सैडल एनेस्थीसिया, मतलब आपका जो पेल्विक एरिया है वहाँ पर पूरे टाइम नमनेस फील हो रही है, दूसरा कंडीशन वो है, तब सर्जरी करवानी है। तीसरा कंडीशन, आपके मोशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और चौथी कंडीशन, आपकी मतलब इतना सीवियर पेन है कि आपके पैरों में बिल्कुल जान ही नहीं बची है, वो स्थिति आ गई है। तब उससे पहले बिना एक्सरसाइज इंटरवेंशन किए बिना आपको थेरेपी के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। सर्जरी के लिए थेरेपी इज वर्क एज अ मेडिसिन, और ये मैंने अपने साथ पर्सनली अपने पेशेंट्स के ऊपर करते हुए देखा। एक चीज ये। दूसरी चीज, अगर हम सर्जरी करवा लेते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए कि करवा ली सर्जरी, ये वही बात हो गई कि हमारा रूट कॉज का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो कॉज का ट्रीटमेंट हुआ जो उसकी वजह से सामने आया, किसी चीज की वजह से। बैक पेन क्यों हुआ था? ड्यू टू मस्कुलर इम्बैलेंस, पोस्चर इम्बैलेंस, इसी की वजह से मैंने सर्जरी करवा ली। क्या मेरा मस्कुलर इम्बैलेंस या पोस्चर इम्बैलेंस सही हो गया? नहीं। तो फिर क्या होगा? वापस अब जो कट हुआ है जो डिस्क का, वो और क्लियर स्पेस मिल गया उसे बाहर आने के लिए, फिर क्या होगा? वापस। इसी तरीके के पेशेंट मैंने देखे हुए दिल्ली, मुंबई से, जो काफ़ी सारे नी और स्पाइन की सर्जरी करवा के मेरे पास आए, और उसके बाद मैंने देखा वो चल फिर भी नहीं पा रहे। वो पेशेंट्स के रिव्यूज है कि मैं पहले ऑपरेशन से पहले चल फिर पा रही थी या पा रहा था। इस तरह की कंडीशंस। और डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इवन एक मुहिम चालू हुई थी 2007 में, आई थिंक, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यूएसए ने स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज इज मेडिसिन। एक ही रजिस्टर्ड वो है ACSM का। 2007 में बोला गया था कि हर फिजिशियन को ये प्रिस्क्राइब करना है मेडिसिन के साथ साथ कि यू हैव टू डू एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। और 2007 से 2024 में एक सर्वे हुआ, फिजिशियंस ने उस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया। जो ओबेसिटी की रेट है यूएसए में, वो मोर देन 300% से ज़्यादा होती है। सोचिए, अगर वहाँ प्रिस्क्रिप्शन होता तो फिर, और हमारी इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है, यहाँ तो डॉक्टर सीधे बेड रेस्ट बोल देता है। भैया, मोशन इज लोशन, मूवमेंट इज मेडिसिन, एक्सरसाइज इज मेडिसिन, पोस्चर इज मेडिसिन, बेड रेस्ट इज नॉट मेडिसिन। अगर अंदर वाले सिस्टम में बेड रेस्ट कर लिया ना, तो आप परमानेंट रेस्ट में चले जाएंगे। और आपने भी जो थोड़ी देर पहले वाली बात बोली ना, डॉक्टर्स भी आजकल एक टारगेट्स है। इट्स लाइक, इट फील्स लाइक कि वो सेल्समैन बन गए, एक सेल्स टारगेट है आपका। बिजनेस बन गया ना। हाँ। और लोगों को ऐसा लगता है कि प्लस यू कांट ट्रस्ट एनी डॉक्टर्स। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा। नहीं, you can, बट but- फॉर जनरल पब्लिक जिनका कॉन्टैक्ट्स नहीं है, जो ऐसे जिनके कोई चाचा मामा नहीं है जो Very बेस्ट true. डॉक्टर्स को जानते हैं, Very जो true. रात को कॉल नहीं कर पाए इमरजेंसी में किसी को, तो वो फिर- कोई डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बस जो वो बोल रहा है मानना पड़ेगा। उनको exactly, कुछ और, exactly. वो सेकंड ओपिनियन ले लेंगे, पर वो कुछ और ही बोलेगा फिर। हाँ. तो फिर तो भाई दे कांट ट्रस्ट एनीवन ना। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, काफी हाँ, सारे डॉक्टर्स but- अच्छा काम भी कर रहे नहीं हैं। सर, मेजॉरिटी अच्छे हैं, पर मैं बोल बट रहा हूँ देन कि वो कुछ थोड़े नेगेटिव हाँ. वजह से फिर वो एक सबका वो मछली खराब पूरे हो तालाब रहा को है। गंदा करती है, दैट इज द रियलिटी। यही चीजें हैं कि एग्जैक्टली मतलब कि डॉक्टर्स भी अगर इस चीज को अवेयर करें पेशेंट्स को, कि सोचिए ना, आपकी कोई अगर बीमारी, अच्छा डॉक्टर कौन जो दवाइयाँ कम कर दे, दैट इज द रियल डॉक्टर। और आप देखिए, किसी की अगर बीपी की दवाई चल रही है तो उसके डोजेस बढ़ रहे हैं। अगर दवाइयाँ इफेक्ट कर रही होती रियलिटी में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एलोपैथी इज द बैड थिंग। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब बेस्ट हैं, बट डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। आप किस सिचुएशन पे आ गए हो और अब क्या ट्रीटमेंट जाएगा। यहाँ के लिए एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो आपको रियल गाइड कर दे। और लोगों को बहुत मतलब ऐसा मिस गाइडेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज, लोग सही जगह तक पहुंचने की, बीमारी का सही जगह से तक इलाज करवाने में ना 15, 20, 30, 40 हज़ार रुपए खर्च कर चुके होते हैं। अभी ये सिचुएशंस है। तो ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे लगता है कि डेफिनेटली अपने को कुछ करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर एक मतलब एक क्रांति लानी चाहिए इस इंडस्ट्री में। और मैं बोलूँगा कि एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर किसी को लगता है ऐसा कि हमारे पेशेंट चले जाएंगे, जैसे कि मैं काफ़ी सारे पेशेंट को सही कर चुका हूँ और काफ़ी सारे लोगों को हेल्दी कर चुका हूँ, आज वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, बात चलती है पर ट्रेनिंग्स या मेरे साथ थेरेपी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बिजनेस खत्म हो गया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, काम यहाँ बंद नहीं होने वाला है।
यहाँ पैदा होने से लेके मृत्यु तक का सब सेट है, इसलिए टेंशन की बात नहीं लेनी ज्यादा कि पेशेंट चला जाएगा तो क्या होगा। किसी को अच्छा करके तो देखो, आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। किसी के हेल्थ पार्टनर बन के देखो, किसी की स्मोकिंग छुड़वा के देखो, एक अच्छा फीलिंग आएगा। आप समाज को हेल्प करने की बात करो ना, तो ये गरीबों की मदद करने से ज्यादा पहले खुद की मदद कर लो, एक लाइफ स्टाइल चेंज करो, और एक छोटी छोटी और बेसिक चीजें। कंफ्यूज मत हो कि ये डाइट लेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे और जोश में मत आओ। मूवी देख के जो जोश में आ जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग की मूवी देखिए, अगले दिन जिम में मेंबरशिप अप। ये तो है। सब स्लो स्टेडी प्रोसेस है। आप पैदा हुए आराम से, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, तो आप इसमें क्यों मतलब बॉडी के साथ मिमिक मत करो। बॉडी आपको ऐसा पछाड़ेगी कि आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है। That is the reality. That is true. इस पॉजिटिव नोट पे एंड करें, पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड नोट पे Yes. हम इसको एंड करेंगे। सब मूवी देख के ऐसे इमीडिएटली मोटिवेट मत होना गाइस। Okay, thank you so much. This has been our time. Thank you so much for watching. Keep liking and subscribing. Thanks guys. Thank you sir.